हेलो। ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम दाखला नंबर 12 बराबर, उसके अंदर हम दाखला देखेंगे। दाखला नंबर 12 EMI वाला, जो किताब में पेज नंबर 269 के ऊपर है। EMI 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेटी का आर्थिक चिट्ठा निम्नानुसार दिया हुआ है। तो हम पीछे आर्थिक चिट्ठा देख रहे हैं। ई की पूंजी 60,000, एम की 30,000, आई की 50,000। फिर दिया है अनामत फंड, बाजू में लिख दीजिए लाभ। फिर कामदार लाभभाग फंड, वो दायित्व है। लेनदार भी दायित्व है। सामने मकान 1,20,000, यंत्र 80,000, स्टॉक 30,000, देनदार 40,000 बटे नीचे लिखा है माइनस डूबत ऋण प्रावधान 2,000, घटा के बाद 38,000, रोककर शेष 22,000। तारीख 31/3/2017 के दिन आई निवृत्त हो रहा है। निवृत्ति की शर्तें निम्नानुसार है। सबसे पहले नंबर 1, आई का लाभ का भाग ई और एम को 2:3 के अनुपात में प्राप्त होगा। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया गया है। देनदार पर डूबत ऋण प्रावधान 10% से बढ़ाना है। मकान की कीमत 110% रखनी है। यंत्र की कीमत 10% कम करनी है। तारीख 31/3/2016 के दिन पूरे होने वाला वर्ष का बीमा प्रीमियम 24,000 पेशगी चुकाया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें तारीख दी है 30/6/2017। आगे हमारी तारीख दी हुई है 31/3/2017। हमारा दाखला तीसरे महीने में खत्म हो जाता है। ये तीसरे महीने से आगे चला गया, चौथा, पांचवा, छठा, 3 महीने आगे गया है। तो पेशगी चुका बीमा प्रीमियम, तो 24,000 गुणा 3 भागा 12 करेंगे तो आपको 6,000 मिल जाएगा। यहाँ पे गिनती लिखी है 24,000 गुणा 3 महीने भागा 12 मास, तो 6,000 आता है। पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम दूसरी एंट्री संपत्ति में आती है। नीचे आई की निवृत्ति के बाद ई और एम की कुल पूंजी 1 लाख रुपए नए लाभ हानि के अनुपात में रखनी है। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर हम गणना देखेंगे। तो गणना में हमें नए अनुपात की गणना करनी देखनी पड़ेगी, बराबर। तो सबसे पहले सवाल में पुराना अनुपात हमें दिया है EMV का 5/5:3:2 बटे में 10:10:10। चलो फिर नए अनुपात की गणना। तो दाखले में मुझे दाखला नंबर 12वें में समायोजन 1 देखो, मुझे लाभ का अनुपात दिया है 2:3 लाभ का अनुपात। तो जब भी लाभ का अनुपात हो तो नए अनुपात की गणना करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। कितने? ये रहे 2 स्टेप। सबसे पहला स्टेप लाभ का भाग, तो इसका सूत्र क्या था? निवृत्त साझेदार का भाग गुणा लाभ का अनुपात। तो ई का लाभ और एम का लाभ का भाग। तो निवृत्त साझेदार कौन है? आई जो निवृत्त हो रहा है उसे हम लोग चौरस कर देते हैं, 2/10 2/10 2/10 गुणा लाभ का अनुपात। तो रकम में हमें लाभ का अनुपात दिया है 2:3, तो 2 और 3 जोड़ हो जाए 5, तो 2/5 3/5। यहाँ पे गुणा करना है, तो 10 गुणा 5 50, 2 दूनी 4, 4 भागा 50। उसके बाद 2 तिया 6, 5 दूनी 50। तो ये हो गया आपका लाभ का भाग। अच्छा, लाभ के भाग में ऊपर वाली संख्या जो है 4 और 6, उसे कहते हैं लाभ का अनुपात। 4 और 6, यानी कि अगर उसको छोटा करो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो गया आपका लाभ का अनुपात, बराबर। उसके बाद हमें दूसरा स्टेप करना है, नए अनुपात बराबर पुराना भाग प्लस लाभ का भाग, जो अभी हमने ढूंढा। तो यहाँ पर ई का नया और एम का नया। पुराना देखो 5/10, एम का 3/10, 5/10 3/10। उसके बाद इसके अंदर आपको प्लस करना है। किस चीज को प्लस करना है? तो प्लस 4/50, 6/50। तो नीचे गुणा 10 गुणा 50 500, 50 गुणा 5 250, 10 गुणा 4 40। 250 और 40 का जोड़ करेंगे तो 290 और भागा 500। फिर यहाँ पर 50 गुणा 10 करेंगे तो 500, 50 गुणा 3 150, 10 गुणा 6 60। 150 और 60 का जोड़ करने पर 210/500। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो 0 काट दीजिए। तो आपका अनुपात ऊपर वाला हो गया 29 और 21।
तो यहाँ पे लिखा है देखो नया अनुपात 29:21, जोड़ दोने का क्या होगा 50-50। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट आई का भाग, आई के भाग की नई ख्याति ढूंढनी है। तो हमारे रकम में दूसरे समायोजन में ख्याति दी है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख गुणा 2/10 जो निवृत्त हो रहा है उसका भाग, तो आई के भाग की ख्याति 1 लाख गुणा 2/10 यानी 20,000। ये 20,000 को पुराने ई और एम अपने लाभ के अनुपात में बांट देंगे, लाभ के अनुपात में 2:3। तो यहाँ पर 1 लाख का गुणा 2/10 20,000, ई और एम जो पेडी में बच रहे हैं जिसका लाभ हो रहा है, तो ई के पूंजी खाते उधार, एम के पूंजी खाते उधार, आई के पूंजी खाते का 20,000। ये 20,000 को आप 2:3 में बांटो, तो 20,000 गुणा 2/5, ओके, 20,000 गुणा 2/5 इज इक्वल टू 8,000 आता है, और दूसरे का 20,000 गुणा 3/5 यानी 12,000 आएगा, और 20,000 जमा। इसकी खतौनी हमें करनी है। फिर समायोजन आखिरी वाला देखो, एक और चीज इसमें दी हुई है रकम में, ऐसा बोला है कि आई की निवृत्ति के बाद ई और अगर एम की कुल पूंजी 1 लाख नए लाभ हानि के अनुपात में रखनी है। तो खाता बंद करके जो हम ढूंढते हैं पूंजी खाते में शेष आगे लाए, वो ढूंढनी नहीं है, पहले से बोल दिया है 1 लाख रखनी है, और कौन से अनुपात में, तो ये रहा नया अनुपात, उसमें 29/21, तो 1 लाख गुणा 29/50, 1 लाख गुणा 21/50, तो ये गुणा करने पर 58,000 और 42,000, तो हमारी शेष आगे लाए ले गए वो मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम दाखला चालू कर रहे हैं। तो दाखला चालू करने के स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप, शेष आगे लाए पूंजी में, पूंजी खाते की जमा और 60,000, 30,000, 50,000, ये रहा आपकी पूंजी, बराबर। अब यहाँ पर देखो शेष आगे लाए 60,000, 30,000, 50,000। उसके बाद रोकड़ खाता, संपत्ति की ओर देखो सबसे नीचे रोकड़ खाता 22,000, जिसे कहते हैं प्रारंभिक शेष 22,000। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि दाखले में अगर कोई लाभ दिया है तो उसे पुराने अनुपात में बांट दो। तो लाभ दिया है ना, पूंजी के नीचे देखो अनामत फंड 50,000 दिया है, तो ये 50,000 को हमें किस अनुपात में बांटना है, 5:3:2 में, यानी अनामत फंड को 50,000 को बांटेंगे तो 50,000 भागा 10 यानी 5,000, 5,000 गुणा 5 25, 5,000 गुणा 3 15, और 5,000 गुणा 2 5 दूनी 10। तो ये हो गया हमारा अनामत फंड। इसके अलावा किताब में कोई लाभ नहीं है। तो उसके बाद तीसरा स्टेप, तो तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तो तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने जो भी गिनती की है वो गिनती के अंदर जो भी समायोजन है, जो भी रोजनाम चाहती है उसकी खतौनी करनी है। तो गिनती यहाँ से स्टार्ट हुई है और एक ही रोजनामचा दिख रही है मुझे, ई और एम के पूंजी खाते की उधार, आई के पूंजी खाते, ई और एम के खाने में पैसे 8,000 12,000। उसके बाद आई के पूंजी खाते की जमा और उधार वाले दो नाम, पूंजी खाते की जमा और उधार वाले दो नाम ई और एम, ई के पूंजी खाते एम के पूंजी खाते 8,000 12,000। क्लियर, तो ये हमारी खतौनी हो गई। इसके अलावा अब हम समायोजन देखेंगे किताब में। तो किताब में हमें समायोजन में दिया है सबसे तीसरा नंबर, डूबत ऋण, देनदार पर डूबत ऋण अनामत 10% से बढ़ानी है। तो यहाँ पर देखो पहले से 40,000 तो है ही, 40,000 के 10% करो 4,000, वो 4,000 तो हमें बढ़ानी है, बराबर बढ़ानी। तो पुरानी कितनी है किताब में 2,000 है, तो 2,000 में 4,000 जोड़ दो तो 6,000 हो जाएगी। घटाने के बाद क्या आता है 34,000। ये दूसरी एंट्री आपने बढ़ाई है, तो डूबत ऋण अनामत बढ़ा, दायित्व में वृद्धि, पुनः मूल्यांकन खाते की उधार हो। फिर मकान की कीमत 110% करनी है। तो 1,20,000 गुणा 110%, 1,20,000 गुणा 110%, तो 1,32,000 कीमत नहीं आती है मकान की। पर कितनी वृद्धि हुई, तो पुरानी 1,20,000 थी, यहाँ पे 1,32,000 है, तो वृद्धि कितने की हुई 12,000। तो संपत्ति में वृद्धि, मकान में वृद्धि जमा के पक्ष में आती है। उसके बाद यह यंत्र की कीमत में 10% कमी करो। तो पुराने यंत्र हमारे पास 80,000 है, 80,000 में 10% की कमी करो, यानी 80,000 के 10% 8,000। तो यहाँ पे हो गया यंत्र 8,000, और 80,000 में से 8,000 निकालो तो यंत्र की कीमत 72,000। ये भी एंट्री हो चुकी। उसके बाद तारीख 31/6/2017 के दिन
पूरे होने वर्ष का बीमा प्रीमियम 24,000 चुकाया है। तो इसके लिए हमने गणना बोली है, आपको यहाँ पे दिख रही है कि 24,000 हमारा साल खत्म हो रहा है 31/3/2017 को, तीसरे महीने में। ये तो छठे महीने में चला गया है, 3 महीने आगे, तो 3 महीने का पेशगी चुका बीमा प्रीमियम। 24,000 गुना 3 भागा 12 करोगे तो आपको 6,000 मिल जाएगा। और उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे आती है, पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम। चलो उसके बाद कुछ नहीं बचा है। ओके, हमें पुनः मूल्यांकन खाता पहले बंद करना है। तो 12 और 6 18, वो 18 इधर रखा, इसमें से ये 2 एंट्री कटा दो, 6,000। वो 6,000 को आपको 5:3:2 में बांटना है। तो 6,000 भागा, सबका जोड़ होता है 10, 6,000 भागा 10 कर दो तो 600 रुपये। 600 रुपये गुणा 5, 6 पंजे 30, 3,000, 6 तिया 18, 1,800, 6 दूनी 12, 1,200। और ये हमारा लाभ हो गया अभी। तो ये लाभ क्रॉस होके इधर आएगा। अब देख सकते हो पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ। ओके, तो यह लाभ हो गया 3,000, 1,800, 1,200। तो ये लाभ होने के बाद हमें सबसे पहले निवृत्त होने वाला साझेदार आई है, उसका पूंजी खाता बंद करना है। तो 50,000, 10, 60,000 बराबर 12,000, 8,000, 1,200, 81,200, 81,200 यहाँ पे, वही 81,200 अपने ऊपर रख दिया। ओके, तो यहाँ पर आई की लोन खाते, तो वो आई की लोन की दूसरी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, ई और एम का पूंजी खाता बंद करके जाना होता है और शेष आगे ले गए ढूंढनी होती है। पर यहाँ ढूंढनी नहीं है, हवा समाज में बोला है लास्ट वाले में कि भाई 1 लाख पूंजी नए अनुपात में रखनी। तो हमने इसकी गणना इधर करके रखी, देखो 58,000 और 42,000, वो हमें इधर रख देनी है। शेष आगे ले गए 58,000, 42,000, शेष आगे ले गए कि दूसरी एंट्री यहाँ होती है पूंजी के रूप में 58,000, 42,000, तो 1 लाख आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो जोड़ किसी भी तरफ ज्यादा हो सकता है। तो ई का जोड़ जमा में ज्यादा है 88,000, इधर का 81,000, उसमें से 58,000 8,000 घटाएंगे तो यहाँ पर जो आता है 22,000, उतनी रोकड़ या बैंक ले गया, वो ले जाएगा। तो उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर ई के पूंजी खाते 22,000। ओके, फिर यहाँ पर एम का इस तरफ का जोड़ ज्यादा, 42, 12, 54,000, इधर 54,000, ये 54 में से 30, 15 और 18 घटा दो तो फिर से 7,200 रोकड़ बैंक खाते। और जिसका जवाब जमा में आए वो लाएगा, वो पैसे लाएगा। तो उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर 72,000। ओके, अब आप देख सकते हो कि सभी एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे रोकड़ खाता बंद करो, 22,700, 29,200, 29,200 में से 22 निकाल दो तो 7,200 अंतिम शेष, वो रोकड़ बैंक खाते की अंतिम शेष यहाँ पर आएगी। फिर हमें पुराना और नया आर्थिक चिट्ठा मैच करना है। तो पुराने में देखो तो पूंजी, तो मेरे पूंजी आ गई। उसके बाद ये अनामत फंड, वो तो बांट दिया था, नए में नहीं आएगा। उसके बाद कारीगर लाभांश फंड 30,000, जो नहीं है तो यहाँ पे हमने लिख दिया जिसमें वृद्धि कमी नहीं है। कारीगर लाभांश फंड पुराने में से उठा के नए में 30,000। और फिर होते हैं लेनदार, तो लेनदार हमारे पास 70,000 थे, उसमें भी कोई वृद्धि कमी नहीं, उठा के इधर रख दिया। फिर हम इस साइड देखेंगे तो संपत्ति की ओर सबसे पहले मकान आ चुका है, यंत्र आ चुका है, स्टॉक एक बाकी है, देखो मैंने बीच में स्टॉक लिखा है, ये रही उसकी अमाउंट 30,000, देख सकते हो। उसके बाद आता है देनदार, तो देनदार वाला पॉइंट आ चुका है। उसके बाद आता है रोकड़ बैंक, वो भी आ चुका है, पेशगी प्रीमियम वाला भी आ गया। तो कुल मिला के सभी एंट्री हो गई है। तो यहाँ पे 1,81,200, 30,000, 70,000, तो मुंह जबानी टोटल हो सकता है 1 लाख, ये 30 और 70, दूसरे 1 लाख, तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2,81,200, 2,81,200। एक मिनट, 2,81,200। ओके, उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो जोड़ करेंगे हम लोग, बराबर। तो किताब में जोड़ कर लिया है हमने, देख लेते हैं। 1,32,000, 72,000, 34,000, 30,000, 6,700, 1,81,200। तो ये हमारा दोनों तरफ का जोड़ आ चुका है, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ। आपको पीडीएफ में से देखकर पहले सवाल लिखना है और फिर आराम से वीडियो देखना है, बराबर। कोई भी परेशानी हो फोन करके आप पूछ सकते हो मेरे को कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, कि वो पॉइंट समझ में नहीं आया। ओके, क्लियर? अस्तु।